नमस्कार, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे मेल गमीटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में, जो कि क्या है, हमारा पोलन ग्रेन है। अगर हम यहाँ पर पोलन ग्रेन के बारे में बात करें तो लास्ट क्लास में हमने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल होने के साथ साथ में अगर हम उनका शेप देखें, डायमीटर देखें, साइज देखें तो वो क्या था, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर था। और ये बात हमारी एनसीईआरटी भी बोलती है, राइट। उसके बाद में जो हमारा पोलन ग्रेन है वो 2 लेयर्ड वॉल स्पोरोडर्म से कवर्ड था। स्पोरोडर्म 2 लेयर्स से मिलकर बनती है। एक्साइन जो आउटर मोस्ट लेयर है, इंटाइन जो इनर टू एक्साइन है। एक्साइन और इंटाइन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था, उनके फंक्शंस भी देखे थे, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कि इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो मेल गमीटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। शुरू करें, चलिए आइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पोलन ग्रेन का डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है, एक पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है। पोलन ग्रेन के जो साइटोप्लाज्मा है वो किससे कवर्ड होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी लेयर होगी, हमारी इंटाइन होगी। और इंटाइन के बाहर कौन होगा, इंटाइन के बाहर हमारी हार्ड और डिसकंटिन्यूअस एक्साइन होगी। क्या होगी, हार्ड और डिसकंटिन्यूअस एक्साइन होगी। लेबलिंग कर लें एक बार यहाँ पे, चलिए। तो ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसको लिख लेते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद में ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है। पिंक कलर वाली क्या है, इंटाइन है, राइट। एंड ऑरेंज कलर वाली क्या है, एक्साइन है। इतनी बातें समझ आ गई, इतनी बातें समझ आ गई। अब इसी का ही हमारे को क्या करना है, अंदर का डेवलपमेंट देखना है। डायग्राम बनाना शुरू करें, चलो। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डेवलपमेंट का प्रोसेस चलेगा। क्या चलेगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल बनना स्टार्ट होगा। क्या बनना स्टार्ट होएगा, एक वैक्यूल बनना स्टार्ट होएगा, ठीक है। इस वैक्यूल के बनने से जो न्यूक्लियस है वो एकदम किनारे पे, पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन रहा है, ये वैक्यूल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये वैक्यूल बन रहा है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्यूलेशन। क्या बोलते हैं, वैक्यूलेशन बोलते हैं। क्या बना, ये वैक्यूल बना है, वैक्यूल, ठीक है। जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे, बाउंड्री पे शिफ्ट हो गया है। अब इस न्यूक्लियस में क्या बन रहे हैं, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस स्टेज पे वैक्यूल बनने के बाद में क्या होएगा, फॉर्मेशन। क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स। क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बने। इन एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स के बनने से क्या बनेगा, हमारा एसिमेट्रिक माइटोसिस होएगा। क्या होएगा, एसिमेट्रिक माइटोसिस होएगा। और एसिमेट्रिक माइटोसिस होने से क्या बनेंगे, एसिमेट्रिक सेल्स बनेंगे, मतलब अनइक्वल सेल्स बनेंगे। कितने सेल्स, 2 सेल्स बनेंगे। बना लें। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोसेस, कि हमारा क्या बन रहा है, एसिमेट्रिक 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, कैसे हमारे एसिमेट्रिक सेल्स बनते हैं, ठीक है। आओ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा पोलन ग्रेन है, ठीक है। इसमें क्या हो गया है, जो सेल्स हैं, जो ये न्यूक्लियस है, इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बना, एसिमेट्रिक माइटोसिस हुआ, तो एक लार्ज इररेगुलर न्यूक्लियस बनेगा और एक स्मॉल न्यूक्लियस बनेगा। 2 सेल्स बन गए, ठीक है। क्या बन गए, 2 सेल्स बन गए, एक लार्ज सेल बन गया और एक स्पिंडल शेप का स्मॉल सेल बन गया। इतनी बात समझ आ गई।
इतनी बात समझ आ गई। लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये क्या है, जो ऊपर वाला सेल है, जो ये ऊपर वाला लार्ज सेल है, ये क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल। क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल बोल रहे हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला ये स्मॉल स्पिंडल शेप्ड सेल है, इसको हम बोल रहे हैं जेनरेटिव। क्या बोल रहे हैं, जेनरेटिव या फिर जर्म सेल। क्या बोल रहे हैं, जेनरेटिव या फिर जर्म सेल। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में क्या बनना चालू हुआ, वैक्यूल बनना चालू हुआ। वैक्यूल बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोला, वैक्यूलेशन बोला। वैक्यूल बनने की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस था, लेकिन अब क्या हो गया है, पेरीफेरी पे, बाउंड्री पे आ गया है। इस न्यूक्लियस में एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बनने लगे, जिससे कि एसिमेट्रिक माइटोसिस हुआ एंड एसिमेट्रिक दो सेल्स बन गए, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। जो बड़ा सेल है उसके पास में इर्रेगुलर न्यूक्लियस था और उसने क्या बनाया, वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल बनाया। दूसरा सेल जो स्पिंडल शेप था, स्मॉल सेल था, उसको हमने क्या बोला है, जेनरेटिव सेल या फिर जर्म सेल। इतनी बातें समझ आई, इतनी बातें समझ आई। आगे का डेवलपमेंट हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो दो सेल्स बन गए। क्या बन गए, दो सेल्स बन गए, ठीक है। ये क्या था, हमारा पोलन ग्रेन था, राइट। इसमें यहाँ पर नीचे क्या बना, एक स्पिंडल शेप्ड का सेल बना, राइट। ये इसका स्मॉल न्यूक्लियस और ये इसका लार्ज न्यूक्लियस, ये इसका लार्ज न्यूक्लियस। तो लार्ज वाले सेल को हमने क्या बोला है, वेजिटेटिव सेल बोला है। क्या बोला है, वेजिटेटिव सेल बोला है। एंड स्मॉल वाले सेल को हमने क्या बोला है, इसको बोला है हमने जेनरेटिव सेल। क्या बोला है, जेनरेटिव सेल। अब हम क्या करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये जो वेजिटेटिव सेल है, इस वेजिटेटिव सेल को और क्या बोला जाता है, इस वेजिटेटिव सेल को बोला जाता है ट्यूब सेल। क्या बोला जाता है, ट्यूब सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ट्यूब सेल, क्या होता है ट्यूब, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। क्या करता है ये वेजिटेटिव सेल, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब करता है। ये जो लार्ज सेल है, ये कैसा है, एक तो लार्ज सेल है, कैसा है ये, लार्ज सेल है। इसमें जो साइटोप्लाज्म है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म है। कैसा साइटोप्लाज्म है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म है। साथ ही में इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व भी है। क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व भी है। और जो हमारे को इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। कैसा दिख रहा है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस दिख रहा है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारा जेनरेटिव सेल आ गया। तो जो जेनरेटिव सेल है उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्म सेल, क्योंकि इस जेनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस होता है, अंडरगोज सेकेंड माइटोसिस, अंडरगोज सेकेंड माइटोसिस टू फॉर्म टू मेल गमीट्स, टू फॉर्म टू मेल गमीट्स। इतनी बात आई समझ, इसलिए इसको क्या बोला है, जर्म सेल बोला है। क्या बोला है, जर्म सेल। दिस अपीयर्स टू, ये जो जर्म सेल है ये ऐसे लगता है, अपीयर्स टू फ्लोट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी वेजिटेटिव सेल। ऐसा लगता है कि ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है।
इतनी बात समझ आ गई। इसका न्यूक्लियस कैसा है? स्मॉल न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? स्मॉल न्यूक्लियस है। और जनरेटिव सेल का शेप कैसा है? स्पिंडल शेप है। कैसा शेप है? स्पिंडल शेप है। आई बातें समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज मार लेते हैं कि हमारे यहाँ पर पोलन ग्रेन में 2 एसिमेट्रिक सेल्स बन गए हैं, मतलब अनइक्वल सेल्स बन गए हैं। जो बड़ा है, जिसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, जिसमें अबंडेंट फूड रिजर्व है न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या है? वेजिटेटिव सेल है। इस वेजिटेटिव सेल को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल बोलते हैं। क्यों ट्यूब सेल बोलते हैं? क्योंकि क्या करता है ये? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब करता है। क्या करता है ये? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब करता है। और इसका न्यूक्लियस भी कैसा है? इर्रेगुलर न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। स्पिंडल शेप का है, स्मॉल न्यूक्लियस है, और क्या बना रहा है? हमारे जर्म सेल्स। इसके जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में फिर से दूसरा माइटोसिस होगा। पहला माइटोसिस कहाँ हुआ? पहला माइटोसिस हुआ एसिमेट्रिक माइटोसिस, जिससे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल मिले। दूसरा वापस से होएगा हमारा क्या? दूसरा हमारा वापस से माइटोसिस होएगा, जिससे क्या बनेंगे? 2 मेल गमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 मेल गमीट्स बनेंगे। ठीक है, जब 2 मेल गमीट्स बन जाएंगे तो ये सेल कौन सी स्टेज पे आ जाएगा? 3 सेल्ड स्टेज पे आ जाएगा, क्योंकि एक तो क्या होगा? वेजिटेटिव सेल होगा, और जब ये वाला न्यूक्लियस भी 2 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो ये 3 सेल हो जाएंगे, 2 सेल नीचे के, 1 सेल ऊपर का। राइट, अभी ये वाली स्टेज कौन सी है? अभी ये वाली स्टेज कौन सी है? दिस स्टेज इज नोन एज 2 सेल्ड स्टेज। कौन सी स्टेज है ये? 2 सेल स्टेज है। और इस स्टेज में जब वापस से माइटोसिस होएगा तो क्या बन जाएगा ये? 3 सेल्ड स्टेज। क्या बन जाएगा ये? 3 सेल्ड स्टेज। लेकिन यहाँ पर होएगा क्या? माइटोसिस होएगा। एक और बार माइटोसिस होएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब जो वेजिटेटिव सेल है, इसमें इतना सारा न्यूट्रिशन होने के वजह से, इतना सारा रिच होने की वजह से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में, जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर टेकन एज सप्लीमेंट्स। इनको खाया जाता है ताकि इनसे क्या मिले? एनर्जी मिले। कौन कौन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए? जो भी एथलीट्स हैं, जो भी कौन है? स्पोर्ट्स पर्सन है, जिनको एनर्जी चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, वो क्या खाते हैं? क्या लेते हैं सप्लीमेंट्स में? पोलन ग्रेन्स लेते हैं। साथ ही में जो भी हॉर्सेस होते हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, दौड़ते हैं रेसेस में, उनको भी क्या फीड कराया जाता है? उनको भी पोलन ग्रेन्स की डाइट दी जाती है एज सप्लीमेंट्स, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए ये किनको खिलाया जाता है? एथलीट्स को, रेस हॉर्सेस को, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सके। ठीक है, साथ ही में क्योंकि ये इतने रिच होते हैं तो इनकी टैबलेट्स भी बनती हैं, सिरप्स भी बनती हैं, क्रीम्स भी बनती हैं। आई इतनी बात समझ में? तो पोलन ग्रेन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जेलीज भी बनते हैं, वैक्स भी बनता है। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? छोटा सा रिविजन लेंगे, जानेंगे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, राइट, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है उसके अंदर, और एक लार्ज इर्रेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल को हम और क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्यूब सेल? क्योंकि वो क्या फॉर्म करते हैं? पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। किसमें इन्वॉल्व होते हैं वो? पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जनरेटिव सेल क्या है? जनरेटिव सेल एक स्मॉल सेल है, फ्लोट करता है किसमें? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में, ऐसा हमारे को लगता है। स्पिंडल शेप्ड है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। और जनरेटिव सेल को हम और क्या बोलते हैं? जर्म सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस करके क्या बनाते हैं? 2 मेल गमीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 मेल गमीट्स बनाते हैं। आ गई इतनी बात समझ में? अब हम क्या करेंगे? हमने जो डायग्राम बनाया था
उसका एक बार डायग्राम रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन का क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या बनने लगे, वैक्यूल्स बन गए। क्या बन गए, वैक्यूल्स बन गए, जिनसे कि जो न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड था वो कॉर्नर में शिफ्ट हो गया। न्यूक्लियस में एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बने। क्या बने, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बने, जिससे कि जो साइटोप्लाज्म है वो दो एसिमेट्रिकल सेल्स में डिवाइड हो गया। जो बड़ा सेल है, लार्ज सेल है, इरेगुलर न्यूक्लियस वाला, उसको वेजिटेटिव सेल बोला, और जो छोटा स्पिंडल शेप्ड सेल है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, उसको हमने क्या बोला, जनरेटिव सेल बोला। और इस स्टेज को, इस स्टेज को जिसमें दो सेल हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू सेल स्टेज बोलते हैं। तो जब भी एक एंथर में मैच्योरिटी आती है, मैच्योरेशन होता है, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में इसी टू सेल स्टेज पे डिहाइस होते हैं। इसी टू सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स होते हैं 60% एंजियोस्पर्म्स में। बाकी के जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें 40% एंजियोस्पर्म्स में यहाँ पर डिहाइस होने से पहले जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो जाता है, एंड वहाँ पे डेहिसेंस कब होता है, 3 सेल स्टेज पे। कब होता है, 3 सेल स्टेज पे। इतनी बात आई समझ। चलिए अब हम क्या देखेंगे, जो शेडिंग है पोलन ग्रेन्स की वो कहाँ, कब और कैसे हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स कब कब हो रही है, एक 2 सेल स्टेज पे हो रही है, एक 3 सेल स्टेज पे हो रही है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 सेल स्टेज। क्या है ये, 2 सेल स्टेज है। फिर दूसरी शेडिंग कब हो रही है, दूसरे कुछ एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज में हो रही है। इस 3 सेल स्टेज का बना, ये 3 सेल स्टेज आई कैसे, 3 सेल स्टेज जब आती है जब जर्म सेल क्या करता है, अंडरगो करता है माइटोसिस, और क्या बना लेता है, 2 मेल गमीट्स बना लेता है। क्या बना लेता है, 2 मेल गमीट्स बना लेता है। ये जो काम हुआ है, ये जो डिवीजन हुआ है, ये बिफोर डिस्पर्सल या बिफोर डेहिसेंस ही हो जाता है, बिफोर डेहिसेंस ही हो जाता है, राइट। ये जो 3 सेल स्टेज की जो स्थिति आ रही है, जो कंडीशन आ रही है, ये कब आ रही है, डेहिसेंस के पहले ही आ रही है। जो 2 सेल स्टेज है ये भी कब है, एट डेहिसेंस ही है, एट डेहिसेंस ही है। लेकिन ये 2 सेल स्टेज वाले पोलन ग्रेन्स 3 सेल्ड में कब बनते हैं, दे डिवाइड माइटोटिकली डिवीजन जो होता है जनरेटिव सेल का ऑन द स्टिग्मा पर ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्टिग्मा पर डिवाइड करते हैं। तो जो शेडिंग हो रही है पोलन ग्रेन्स की 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज पे पोलन ग्रेन्स डिहाइस हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर जब ये पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे जाकर लैंड करते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू 3 सेल स्टेज। इतनी बात समझ आ गई। और 40% एंजियोस्पर्म्स में, 40% एंजियोस्पर्म्स में जो डेहिसेंस होता है वो 3 सेल स्टेज पे हो जाता है। मतलब कि पोलन सैक के अंदर ही हमारे जर्म सेल जो हैं वो डिवाइड कर जाते हैं माइटोसिस से इनटू 2 मेल गमीट्स, डिहाइस होने से पहले ही। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। चलिए अब जब हमारे पास क्या हो रहा है, ये पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं। तो हवा में क्या आ जाते हैं, ये पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, हवा में पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। तो जैसे कि हमारा जो सीज़न आता है, जब न्यू फ्लावर्स आते हैं, मार्च अप्रैल वाला जो सीज़न आता है, जब बहुत सारी स्प्रिंग टाइम आता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो हवा में क्या घूमने लगते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स घूमने
लगते हैं। तो हवा में पोलन ग्रेन्स आने की वजह से लोग क्या कर लेते हैं, जो हवा में पोलन ग्रेन्स आने की वजह से लॉट ऑफ पीपल इनहेल पोलन ग्रेन्स को क्या कर लेते हैं, इनहेल पोलन ग्रेन्स, ठीक है, सांस के साथ में अंदर ले जाते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे जनों के लिए ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं, ये कैसा काम करते हैं, एक एलर्जन की तरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं, एक एलर्जन की तरह काम करते हैं। एलर्जन की तरह काम करना मतलब, या एलर्जन होना मतलब, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। कैसे होएगा ये एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस, आपका जो क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज है, क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज, क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज है। इन पोलन ग्रेन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, इरिटेशन होता है। क्या होता है, इरिटेशन होता है। इरिटेशन होने की वजह से आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में। और जो आपका जो एयर पैसेज है, उस रेस्पिरेटरी पैसेज में इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एयर पैसेज का डायमीटर है जो इतना होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर क्या हो रहा है, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में इन्फ्लेमेशन आ रहा है, सूजन आ रही है, तो जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पे डायमीटर कितना बड़ा है, लेकिन इन्फ्लेमेशन होने की वजह से डायमीटर क्या हो गया, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज का कम हो गया। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। और कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको एस्थमा हो सकता है, आपको हे फीवर हो सकता है, साथ ही में आपको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस। ये सारे क्या हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। क्या हैं ये सब, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पर मेन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करने वाले पोलन ग्रेन्स हैं, वो 3 प्लांट्स से आते हैं। मेन जो हमारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करने वाले पोलन ग्रेन्स हैं, वो 3 प्लांट्स से आते हैं। उनको हम कैसे याद करेंगे, ए, सी एंड पी। कैसे याद करेंगे, ए, सी एंड पी। कौन है ये, हमारे सीआईडी वाले प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन। कौन है ये, एसीपी प्रद्युमन। ए से हमारे पास कौन सा प्लांट आता है, ए से हमारे पास आता है एमरैंथस। ए से हमारे पास कौन सा प्लांट आता है, एमरैंथस आता है, जिसके पोलन ग्रेन्स क्या कॉज कर सकते हैं, पोलन एलर्जी कॉज कर सकते हैं। सी से हमारे पास क्या आता है, चीनोपोडियम। क्या आता है, चीनोपोडियम आता है। इसके पोलन ग्रेन्स भी क्या कॉज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं, इरिटेंट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। एंड पी से है हमारी पार्थेनियम। पार्थेनियम को और क्या बोलते हैं हम, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। तो इस कैरेट ग्रास के पीछे एक स्टोरी है। ये कैरेट ग्रास हमारे इंडिया में थी नहीं, लेकिन अब हमारे इंडिया में पार्थेनियम जो है एक परमानेंट पोलन ग्रेन हो गया है। ये कहाँ से आया, जब इंडिया में वीट को इंपोर्ट किया गया। क्या किया गया, ये आया एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट। जो वीट को इंपोर्ट किया जाता था, उसके साथ में ये एक कंटामिनेंट के रूप में इंडिया में आया, ठीक है। नाउ इट इज़ अ परमानेंट पोलन ग्रेन, जो कि एक इरिटेंट की तरह काम करता है एंड इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो कैसे याद करेंगे, प्रद्युमन, एसीपी, कौन कौन, एमरैंथस, कीनोपोडियम एंड पार्थेनियम, राइट। इतनी बात समझ आई। चलिए
अब हम बात करेंगे हमारे पोलन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जब हमने पढ़ा था वेजिटेटिव सेल के बारे में, हमने पढ़ा था कि वो अबंडेंट है फूड रिजर्व में एंड वो एक रिच सोर्स है किसका, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। क्योंकि ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिटिव है इसलिए इसको टैबलेट्स में, सिरप्स में या फिर क्रीम्स में क्या करा जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। एंड इसको सप्लीमेंट्स की तरह भी किसको दिया जाता है, एथलीट्स को दिया जाता है, साथ में रेस हॉर्सेस को दिया जाता है, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस किया जा सके, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जा सके, इन्हांस किया जा सके। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब पॉलन्स के हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हमारे पास में यहाँ पर क्या है, बी पोलन की क्रीम्स भी आती हैं। क्या आती हैं, क्रीम्स आती हैं। साथ ही में हमारे पास क्या है, टैबलेट्स है जिनको सप्लीमेंट्स की तरह लिया जाता है। इतनी बात समझ आए। चलिए, अब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं, हवा में आते हैं, राइट, और उनका काम क्या है, दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके क्या करना है, जर्मिनेट करना है। अब मान लीजिए आज एक पोलन ग्रेन क्या हुआ है, डिस्पर्स हुआ है, तो वो कितने टाइम तक अपनी जर्मिनेशन की एबिलिटी को रिटेन करेगा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोलन वायबिलिटी कहते हैं। द पीरियड टिल द पोलन ग्रेन रिटेन्स द एबिलिटी टू जर्मिनेट, रिटेन करता है एबिलिटी टू जर्मिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन वायबिलिटी। अब कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो डिहाइस होने के कुछ ही टाइम में 30-40 मिनट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, या फिर उनकी जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। क्या होता है, जर्मिनेशन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो डिहाइस होने के बाद में, डिस्पर्स होने के बाद में महीनों तक, बहुत सारे महीनों तक जर्मिनेशन की एबिलिटी को रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलन वायबिलिटी है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि जो दो मेन फैक्टर्स हैं वो क्या है, टेम्परेचर है और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, अगर एक पोलन ग्रेन को अच्छा टेम्परेचर, एक फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल मॉइस्चर कंटेंट मिलता है और एक फेवरेबल प्लेटफॉर्म मिलता है, दैट इज स्टिग्मा, और वो उसके कंपैटिबल है, मतलब कि जो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन है, जो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन से हो रहा है, अगर वो स्टेज पास हो जाती है तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। नहीं तो अगर वो जर्मिनेशन के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाया, उसको एप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं मिली, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे सीरियल्स, हमारे क्या जो सीरियल्स हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डिस्पर्स होने के बाद में दे रिमेन वायबल फॉर ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद में वो अपनी जर्मिनेशन की एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं। यहीं अगर हम बात करें दूसरे कुछ प्लांट्स की या फैमिलीज़ की, जैसे हम रोजेसी के बारे में बात करें, या फिर हम पी की फैमिली लेग्यूमिनेसी के बारे में बात करें, या फिर हम बात करें हमारी सोलनेसी के बारे में जो पोटैटो की फैमिली है, इनकी अगर हम बात करें तो इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वायबल रहते हैं फॉर सेवरल मंथ्स, महीनों तक इनके पोलन ग्रेन्स अपनी जर्मिनेशन की एबिलिटी को रखते हैं इंटैक्ट। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, पोलन वायबिलिटी समझ आए। ठीक है, तो पोलन वायबिलिटी क्या है, पीरियड टिल द पोलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। सीरियल्स में राइस एंड व्हीट की अगर हम बात करें तो उनके पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कितनी देर की होती है, 30 मिनट्स की होती है, मतलब डिस्पर्स होने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर उनको क्या हो जाना चाहिए, जर्मिनेट हो जाना चाहिए। यहीं अगर हम बात करें रोजेसी की, लेग्यूमिनोसी की, एंड हम बात करें यहाँ पर सोलेनेसी की, तो इनके पोलन ग्रेन्स की जो पोलन वायबिलिटी है वो सेवरल मंथ्स तक रहती है। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उनको प्रिजर्व भी किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रिजर्व भी किया जाता है। तो पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, -196 डिग्रीज पर, कहाँ पर,
लिक्विड नाइट्रोजन में हमारे पोलन ग्रेन्स को क्या करा जाता है? पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है। क्या किया जाता है? पोलन ग्रेन्स का प्रिजर्वेशन होता है। ये कहाँ पर होता है? ये होता है पोलन बैंक्स में। कहाँ होता है? पोलन बैंक्स में होता है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रेजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। -196 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम किसी भी चीज़ को लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि हम उनको फॉर ईयर्स रख सकें, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्यों प्रिजर्व करते हैं हम पोलन ग्रेन्स को? ताकि कभी अगर हमें क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाने हो, मतलब किसी ऐसे प्लांट का अच्छा विगरस या फिर वाइटल पोलन ग्रेन रखना हो, तो उसको हम प्रिजर्व कर सके। किसी स्पीशीज़ को अगर हमें प्रिजर्व करना हो तो हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो स्पर्म्स हैं, जो फीमेल्स के ओवा होते हैं ह्यूमंस में, उनको भी प्रिजर्व कराया जाता है। तो सिमिलरली पोलन ग्रेन्स को भी क्या कराया जाता है? पोलन बैंक्स में क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। किस लिए किया जाता है? फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। किस लिए किया जाता है? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। तो इसके साथ में हमारा जो पोलन ग्रेन है वो पूरा कंप्लीट हुआ। साथ ही में हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक फ्लावर का, हमारा एंड्रोशियम, उसके सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म्स, दैट इज गाइनोशियम। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।